खरे और आप देख रहे हैं 4 टीवी। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून से एक अच्छी खबर सामने आ रही है, जहां रेल यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा की घोषणा की गई है। और अब देहरादून टनकपुर एक्सप्रेस सप्ताह में 3 दिन चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्वीकृति पत्र भेज दिया है। राज्य सरकार के प्रस्ताव को रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये फैसला लिया गया है, उत्तराखंड वासियों के लिए ये एक जनहितकारी फैसला होगा और एक नई सौगात साबित होगा। अब देहरादून से कुमाऊं क्षेत्र तक रेल सेवा शुरू की जा रही है, जो कि अधिक सुगम और सुविधाजनक होगी। इस कदम से गढ़वाल और कुमाऊं के बीच संपर्क और बेहतर होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यात्रियों को अब कम समय में सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अवसर मिलने वाला है। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर है कि अब रेल यात्रा शुरू होने वाली है, जिससे कहीं ना कहीं यात्रियों को अब सुगम और सुरक्षित यात्रा मिलने वाली है, आरामदायक यात्रा मिलने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बताया है और कहा है कि ये फैसला जनता के हित में लिया गया है, जनता को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है और जनता के लिए ये कहीं ना कहीं एक लाभदायक साबित होने वाला है। और देहरादून से बड़ी खबर है, जहां गुजरात के स्टैचू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर उत्तराखंड की सांस्कृतिक झलक पेश की जाएगी। इस भव्य समारोह में केदारनाथ और बद्रीनाथ के दृश्य के साथ गंगा आरती की झांकी प्रमुख आकर्षण रहेगी। कार्यक्रम में देवभूमि के लोक नृत्य और गीतों से मंच सजाया जाएगा। यह आयोजन उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने के साथ देश की एकता और अखंडता का सशक्त संदेश भी देगा। समारोह में राज्य सरकार और केंद्रीय प्रशासन की विशेष भागीदारी रहेगी। मौके पर उत्तराखंड की कला और संस्कृति को बड़े पैमाने पर प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजक उम्मीद कर रहे हैं कि ये झांकी दर्शकों के लिए यादगार अनुभव अब साबित होने जा रही है। तो बड़ी खबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर उत्तराखंड में इसकी झलक उत्तराखंड से जो कला प्रेमी है वो पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। कहीं ना कहीं इसे एक भव्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा और एक भव्य नजारा पेश करने की कोशिश की जाएगी। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां उत्तराखंड राज्य के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होने जा रहा है और 3 नवंबर को पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस सत्र को संबोधित करेंगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विशेष सत्र की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में शासन के विभिन्न विभाग, पुलिस प्रशासन, सूचना, जनसंपर्क, चिकित्सा, ऊर्जा, पेयजल, लोक निर्माण, परिवहन और विधानसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अध्यक्ष ने कहा कि यह सत्र उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। इसमें राज्य निर्माण के 25 वर्षों की विकास यात्रा पर व्यापक चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रदेश की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर सार्थक विमर्श होगा। हाँ, आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय पहुंचने वाली हैं 3 तारीख को विधानसभा सत्र को एड्रेस करने के लिए और हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण मौका है। 25 साल उत्तराखंड को हो रहे हैं, 25 साल हमने तय किए हैं, विकास की यात्रा तय की है और मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि आदरणीय हमारी राष्ट्रपति महोदय उस दिन हमारे साथ होंगे विधानसभा में और हमको सबको एड्रेस करेंगे। देखिए, ये ऐसा है कि विशेष सत्र है और इसमें 25 साल की हमारी जो विकास यात्रा उत्तराखंड की रही है उस पर चर्चा होगी। हर सेक्टर पे, चाहे वो कृषि हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इस पर हमारे जो माननीय सदस्यगण हैं वो अपनी अपनी बात पटल पे रखेंगे, सदन में रखेंगे। सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये उत्तराखंड के लिए एक सौभाग्य का विषय भी है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय आ रही हैं इसी दौरान और विधानसभा को संबोधित भी करेंगी। तो उसी की अभी एक तैयारी बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय ने लिया था कि वो किस तरह से हम लोग करेंगे। इसके अतिरिक्त माननीय राष्ट्रपति जी
कुमाऊं भी जा रही हैं, नैनीताल भी जा रही हैं। वहाँ पे कुमाऊं यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन है, राजभवन का 125वीं जयंती है, उसका भी कार्यक्रम है, उस सब की तैयारी चल रही है। बैठक भी है सर। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी इसी कार्यक्रम में जो हमारा स्थापना समारोह है उसमें आने की संभावना है, उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हाँ, आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय राष्ट्रपति आस मोहम्मद हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। प्रेम प्रसंग और इस शक ने इस पूरे मामले को खौफनाक अंजाम तक पहुंचा दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी इंतजार उर्फ अस्तक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका भाई अभी भी फरार है। दरअसल 26 अक्टूबर की शाम 18 वर्षीय मोहम्मद अचानक लापता हुआ और अगले दिन उसका शव गन्ने के खेत में मिला। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी इंतजार ने इंस्टाग्राम के जरिए आस मोहम्मद को मिलने के लिए बुलाया। दोनों के बीच बैठकर नशा करने के बाद बातचीत विवाद में बदल गई और फिर इंतजार ने पहले चाकू से वार किया, फिर अपने भाई को बुलाकर आस मोहम्मद की गला रेतकर हत्या कर दी। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोवाल के मुताबिक हत्या के पीछे प्रेम त्रिकोण का शक था। इंतजार को शक था कि उसकी सगाई वाली लड़की के साथ आस मोहम्मद के रिश्ते थे और इसी शक ने इस खून को जन्म दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और खून से सनी कमीज बरामद कर ली है। फरार आरोपी की तलाश में दबिश जारी है। पुलिस का दावा है कि इस सनसनीखेज केस का मुख्य खुलासा जल्द ही कर लिया जाएगा और दूसरा आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में होगा। खैर, कोतवाली क्षेत्र में रामपुर के पास में गन्ने के खेत में एक युवक की डेड बॉडी पुलिस को मिली थी, जिसका गला रेत के हत्या की गई थी और इसकी पहचान आस मोहम्मद के नाम से हुई थी। तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के द्वारा मृतक के पिता से एक तहरीर लेके इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और क्योंकि मामला काफ़ी संगीन था, इसलिए हत्या के आरोप में पुलिस के द्वारा जो आवश्यक छानबीन है वो स्टार्ट की गई थी और विवेचना की प्रगति को ध्यान में रखते हुए एसपी ग्रामीण और सीओ द्वारा भी इसका पर्यवेक्षण काफ़ी निकटता से किया जा रहा था। आज 2 दिन के बाद इसमें एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी, जिसमें मुख्य हत्यारोपी जिसका नाम इंतजार अस्तक है, उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आज जो प्रारंभिक पूछताछ से उसके द्वारा इस हत्या को करना और उसके घटनाक्रम को भी पुलिस के द्वारा के समक्ष रखा गया है। फिर मसूरी से करीबन 30 किलोमीटर दूर जौनपुर जौनसार क्षेत्र में लखवाड़ बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। लगभग 32 गांव के लोग काश्तकार और स्थानीय नेता L&T कंपनी और अधिकारियों पर अधिकारों की अनदेखी और शोषण का आरोप लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि परियोजना में 2 गांव पूरी तरह प्रभावित है, लेकिन अब तक कई लोगों को उनका मुआवजा नहीं मिला और स्थानीय लोगों को मिलने वाला रोजगार भी कम कर दिया गया है। L&T के कर्मचारियों पर गंभीर बीमारियों और मानसिक दबाव डालने का आरोप भी लगाया गया है, जिसमें एक कर्मचारी की मौत डिप्रेशन के कारण हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपनी 22 सूत्री मांग पूरा करने की अपील की है और चेतावनी दी है कि मांगे पूरी ना होने पर आंदोलन और भी उग्र किया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करने और 4 धाम यात्रा प्रभावित करने की चेतावनी भी दी है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने स्थानीय विधायक और सरकार से प्रभावितों के मुद्दों को विधानसभा में उठाने का आग्रह भी किया है। रोजगार हमने मजदूरी करी, दिहाड़ी करी, अपने बच्चों को लिखाए पढ़ाए, हर हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे, बाहर के भर्तियां करा रहे, बाहर के बच्चे यहाँ भर्ती करा रहे, हमारे बच्चे रोडों में घूम रहे। क्यों हमें क्यों नहीं दे रहे सरकार? हमने क्या खाया सरकार का? सरकार को हमें देखो, हमारे गांव देखो, पहले हमारा गांव जा रहा है, कहाँ जाना हमने गांव से? हमारे अड़दादा फड़दादा की जमीन है और हमें यहाँ भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे, कौन देंगे हमें? सरकार इस बात की जिम्मेदार है, सरकार को उठाने चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। देखिए, आज ये धरना प्रदर्शन का 6वां दिन है और अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी इस तरह की कोई पहल नहीं हो रही है कि जो यहाँ के काश्तकारों की समस्याओं का समाधान हो। सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और बहुत अन्याय कर रही है। यदि सरकार की यही मंशा रही तो हम लोग, हमारा अगला कदम बहुत ही उग्र प्रदर्शन होगा। हम लोग जो है, जो NH है, NH को जाम करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारे क्षेत्र के जो काश्तकार है, महिलाएं हैं, यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन सरकार जो है इनकी बात को, हमारी 22 सूत्रीय मांगों पर कुछ भी विचार नहीं कर रही है। बड़ा दुर्भाग्य है कि आज यहाँ पर 6 दिन से लगातार स्थानीय जो लोग हैं,
जो बांध बनना है उससे प्रभावित जो लोग हैं वो आंदोलनरत है और सरकार की तरफ से अभी तक भी कोई ऐसा संदेश नहीं मिला है या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है जिससे कि इन्हें आश्वस्त ये हो सके कि इनकी मांगों को मान लिया जाए। परंतु मैं चेताना चाहूँगा उत्तराखंड सरकार को कि ये स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों का जो ये आंदोलन चल रहा है, ये यहाँ के हक हकूक़ों के लिए, यहाँ के रोज़गार के लिए, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए यहाँ तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हो रही है उसमें हर चीज़ में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए है। और उत्तराखंड सरकार मुझे लगता है कि क्यों इस पर मौन है। आज जिस प्रकार से यहाँ पर बड़ी मात्रा में मातृशक्ति और युवा साथी और तमाम आंदोलनकारी लोग हैं, तो इनका सिर्फ ये मानना है कि यहाँ पर जिस प्रकार से जो इनकी 22 सूत्रीय मांगे हैं उन मांगों को कहीं ना कहीं मान लिया जाए। आज 6वां दिन है, हम लगातार प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे साथ किसी तरह से वार्ता हो, शासन प्रशासन संबंधित विभाग, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं आया सक्षम अधिकारी जिससे हम बात कर सकें। और जो सरकार का प्रशासन का जो रवैया है वो चिंताजनक है। यानी कि हमें सीधे साधे जो हम लोग हैं, हमारी बात को सुनने के लिए सरकार की मंशा नहीं है और न शासन प्रशासन की, जो कि न्याय उचित नहीं है। ये हमारे साथ जो है कुठाराघात किया जा रहा है सीधे साधे लोगों का। ये हिंदुस्तान का पिछड़ा क्षेत्र है, जनजातीय और ओबीसी क्षेत्र है और इसकी पूरे देश में प्राथमिकता मिलती है। हमारे क्षेत्र में हमारा जो है वो उपेक्षा की जा रही है। हमें जल विद्युत निगम में कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। प्रशासन की ओर से जो काम किया जा रहा 3 सालों से कोई भी काम नहीं किया जा रहा किसानों के। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बिहार में आगामी चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार की जनता इस बार भी सही निर्णय करेगी और एनडीए की सरकार फिर से सत्ता में आएगी। डॉक्टर निशंक ने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जनता पूर्ववर्ती सरकार के जंगल राज को आज भी याद करती है और उससे दूर रहने की कोशिश करती है। उन्होंने एनडीए के शासन को स्थिर और विकासमुखी बताया है। डॉक्टर निशंक ने कहा कि बिहार की जनता अपनी समझदारी और निर्णय क्षमता से चुनाव में सही विकल्प चुनेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने जनता को एक बार फिर से एनडीए के साथ आने का संदेश दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने की संभावना काफी मजबूत है। इस मौके पर उन्होंने राजनीतिक समीकरणों और जनता के फैसलों पर अपनी पूरी आश्वासन व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि जनता पूरी तरह से सही निर्णय लेगी और सरकार बननी तो तय है। हम अपनी सरकार बनाएंगे और जो अभी चर्चा हो रही है, तेजस्वी ये सब बोल रहा है, वो ओजस्वी वैसे बोल रहा है, बिहार के जंगल राज को याद करके भी लोगों की रूह कांपती है वहां, तो कोई गलती नहीं करेगा। उत्तराखंड में 9 नवंबर को अपने 25 वर्ष पूरा करने वाला है और इसे लेकर राज्य सरकार रजत जयंती के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाएगी। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक और विकास के कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे। राज्य में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का दौरा भी देखने को मिलेगा, जो इस पर्व को और भी खास बना देगा। हरिद्वार से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मौके पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का ये दौरा राज्य के विकास के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। उनके मार्गदर्शन और नीतियों से उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास होगा। इस ऐतिहासिक मौके पर राज्यवासियों में उत्साह और गर्व का माहौल भी देखने को मिल रहा है। नहीं, देखिए, रजत जयंती का हमारे यहाँ एक विशेष अवसर होता है। राज्य निर्माण के 25 साल हो रहे हैं और बहुत त्याग बलिदान के बाद ये राज्य बना है। इसमें हजारों लोगों ने संघर्ष किया है और तब ये राज्य निर्माण किया था स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो 25 वर्ष हो रहे हैं, रजत जयंती उत्सव मना रही है सरकार और हमारे राष्ट्रपति जी यहाँ पर आ रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और जब लीडरशिप आती है, देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, राष्ट्रपति यहाँ पर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका जो मार्गदर्शन है वो राज्य के विकास में एक अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि वो एक तरह से भविष्य की क्या सोच होना चाहिए, भविष्य का दृष्टिकोण क्या है हमारे लीडर्स का उत्तराखंड को लेकर के, ये सारी बातें उनके भाषणों के माध्यम से आएंगी।
तो निश्चित रूप से हमारी सरकार के लिए पाथेय का काम करेंगे। नहीं देखिए, और उत्तराखंड से बड़ी खबर है, जहां 30 अक्टूबर को सैया की तरफ से किए जा रहे एक पिकअप वाहन में अचानक ही आग लग गई। वाहन में पुरानी लदी हुई सामान थे और इसमें 2 लोग सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग बुझाने की कोशिश की गई। हालांकि आग की तीव्रता बहुत अधिक थी, नतीजा पिकअप जो है वो पूरी तरह से जलकर राख हो गई। राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। चालक ने समय रहते वाहन से कूदकर अपनी जान बचा ली। इस घटना में सिर्फ वाहन और उसमें रखा जो सामान था वो उसी का नुकसान हुआ है। और उत्तराखंड के ढालवाला में शराब के ठेके के विरोध को लेकर हंगामा जारी है। अजेंद्र हत्याकांड के बाद आंदोलनकारी लगातार शराब ठेके को बंद कराने की मांग पर अड़े हैं। पुलिस ने जबरदस्ती विरोध कर रहे लोगों को मौके से हटाया और इस दौरान हल्का बल का भी प्रयोग करना पड़ा। फिलहाल शराब का ठेका खुल चुका है, लेकिन लोग कुंभ मेला पार्किंग में डटे हुए हैं। शांति भंग की आशंका को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है। आबकारी विभाग की टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद है। आंदोलनकारियों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बावजूद राजन बिष्ट और संदीप भंडारी की स्थिति बिगड़ने पर उन्हें पुलिस ने ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया, जबकि तीसरा साथी विकास चंद्र रावत अभी भी आमरण अनशन पर डटा हुआ है। यहाँ पे एजिटेशन वगैरह चल रहा था, वो सारे की रिपोर्ट बना के हमने अपने हेडक्वार्टर को भेज दी गई थी और हेडक्वार्टर ने उसमें, क्योंकि सरकार का इसमें साल का जो है 21 करोड़ का रेवेन्यू निहित है, तो उन्होंने बोला था कि भाई दुकान जो लीगल तरीके से इतने दिन से चल रही है और अनावश्यक इस तरह से कुछ लोग इकट्ठे होकर न्यूसेंस क्रिएट करेंगे, उससे राजस्व की हानि होगी। क्योंकि हमारा जो लाइसेंस है उस लाइसेंस की रक्षा के लिए इसका खुलना बहुत जरूरी है, अन्यथा क्षेत्र के अंदर अवैध शराब, अवैध नशा पनपने की संभावना पूरी है। तो इसलिए, क्योंकि जो लोग उपभोग करने वाले लोग हैं उनको तो उपभोग के लिए शराब चाहिए, अगर उनको शराब नहीं मिलेगी तो निश्चित तौर पर कोई अवैध नशा वो करेंगे, जिससे जनहानि संभावित है। और इसलिए इस दुकान को जनहित में खोलने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए हमें भेजा गया। दुकान हमने यहाँ आने के बाद में जो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, हमने उन लोगों से वार्ता किया, अपनी बात को उनको समझाया और सरकार के राजस्व हित में हमने उनको बोला कि आपका जो आंदोलन करने का अधिकार है, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, वो संवैधानिक अधिकार है। आप दुकान के सामने से अन्य स्थान पे अपना धरना प्रदर्शन जो भी करना हो कर सकते हैं। और बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव में बस अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। सियासी पारा पहले से ही चढ़ा हुआ है, लेकिन इस बीच कांग्रेस और महागठबंधन यानी राजद और बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं उन सब की तरफ से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। लेकिन इस घोषणा पत्र का नाम तेजस्वी प्रण रखा गया है। अब इस तेजस्वी प्रण को लेकर राजद हुंकार भर रही है। राजद का कहना है कि अब बिहार की जनता बदलाव चाहती है और इस बदलाव को लेकर ही इसे प्रण नाम दिया गया है। तेजस्वी प्रण कितना अलग साबित होगा? जनता क्या एनडीए को छोड़कर, जदयू नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़कर क्या राजद पर भरोसा जता पाएगी? जंगल राज का जो बार बार उदाहरण दिया जा रहा था, क्या जंगल राज की वापसी होगी या फिर जो तेजस्वी सरकारी नौकरी का वादा कर रहे हैं उस भरोसे पर जनता वोट देगी? बिहार की स्थिति क्या है, पूरे गणित को चलिए समझते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार का सियासी तापमान चढ़ने लगा है। चुनाव अभियान का आगाज भले ही सियासी दलों ने विकास और रोजगार के मुद्दे से शुरू किया हो, लेकिन प्रचार रफ्तार पकड़ने के साथ ही धार्मिक ध्रुवीकरण वाले एजेंडे सेक किए जाने लगे हैं। बीजेपी के नेता से लेकर आरजेडी के नेताओं ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बनी तो वक्फ बोर्ड बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। इससे सीमांचल क्षेत्र के चुनावी समीकरणों को नया मोड़ दे दिया गया है। इससे पहले बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मुस्लिम केंद्र की योजनाओं का लाभ लेते हैं, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देते। ऐसे नमक हराम का वोट नहीं चाहिए। बिहार के चुनावी पिच पर गिरिराज सिंह के नमक हराम वाले बयान से शुरू हुआ विवाद। मुस्लिम महिलाओं के बुर्का हटाने मुस्लिम डिप्टी सीएम और अब
वक्फ कानून खत्म करने के मुद्दे तक पहुंच गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार का चुनाव धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ शिफ्ट होने लगा है। एक मौलवी के साथ अपनी कथित बातचीत का जिक्र करते हुए गिरिराज सिंह ने एक रैली में कहा था कि मुस्लिम मौलवी से हमने पूछा कि आपको आयुष्मान कार्ड मिला? उसने कहा हाँ मिला। क्या हिंदू मुसलमान विवाद हुआ? उसने कहा नहीं। इसके बाद मैंने पूछा कि क्या आपने मुझे वोट दिया? उन्होंने हाँ कहा, लेकिन जब मैंने खुदा की कसम खाने को कहा तो वो चुप हो गए। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि जो लोग उपकार को नहीं मानते उन्हें नमक हराम कहते हैं। मैंने मौलवी साहब से साफ कहा कि हमें ऐसे नमक हरामों के वोट नहीं चाहिए। मुसलमान केंद्र की योजनाओं का लाभ लेते हैं लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देते। ऐसे नमक हराम का वोट नहीं चाहिए। गिरिराज सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए मुसलमानों पर भी निशाना साधा, जिसे कांग्रेस आरजेडी ने कहा कि बीजेपी को सिर्फ नफरत की भाषा आती है। गिरिराज सिंह जैसे लोग बयान देकर वोटों का ध्रुवीकरण चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता सब जानती है और समझती है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चुनाव आयोग से मांग की कि बुर्का पहनकर आने वाले महिलाओं की पहचान उनके वोटर आधार कार्ड से की जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि कहीं इस प्रक्रिया का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। विदेश यात्रा के समय ये चेहरा दिखाते हैं, लेकिन बिहार में वोट डालते वक्त गरीबों के अधिकार छीनने के लिए चेहरा छिपा लेते हैं, जो कि गलत है। अब ये बुर्का विवाद भी कहीं न कहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक सियासी पारा चढ़ाते हुए नजर आ रहा है। खैर, ये विवाद कहां जाकर थमेगा? क्या बुर्का विवाद को लेकर जो अभी मसला चल रहा है ये थमेगा? क्या बुर्का विवाद को लेकर मुसलमानों का वोट शिफ्ट होगा? क्या ध्रुवीकरण की राजनीति सच हो पाएगी? क्या आरजेडी अपनी सत्ता काबिज करने में कामयाब हो पाती है, या फिर ये मात्र एक सियासी रंग देखा जाएगा? खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और जनता किसे चुनेगी? क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, या फिर सत्ता परिवर्तन की लहर जो आरजेडी और प्रशांत किशोर कह रहे हैं वो सच साबित होगी? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। तस्वीर धीरे धीरे साफ हो जाएगी। बिहार फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए 4 टीवी। नमस्कार।